हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्लांट लोकेशन पे बात करने वाले हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लांट की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए या प्लांट किस जगह पे लोकेट होना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्लांट लोकेशन की डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंस, टाइप्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, और लास्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे प्लांट लोकेशन के क्राइटेरियाज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम सोचते हैं प्लांट लोकेशन क्या होता है। वो लोकेशन जहाँ पे हमारी मैन, मशीन, मटेरियल और मनी को हम इन्वेस्ट करके एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि मार्केट में हम सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसको फैसिलिटी लेआउट भी कहा जाता है या फैसिलिटी लोकेशन भी कहा जाता है, प्लांट लोकेशन को ही। तो चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा लोकेशन इन्फ्लुएंस प्लांट लेआउट फैसिलिटी नीडेड। मतलब जो प्लांट लेआउट होता है उसकी जो उसको भी इन्फ्लुएंस करता है प्लांट का लोकेशन, कि हमारा किस टाइप का प्लांट लेआउट है, चाहे प्रोडक्ट लेआउट है या प्रोसेस प्लांट लेआउट है, उसको भी प्लांट लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड है हमारा लोकेशन इन्फ्लुएंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, उसको भी प्लांट लोकेशन इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जैसे कि मान के चलिए कि हमारा प्लांट मार्केट से, जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं और जो दूसरे अदर रिसोर्सेस हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट लग रहा है, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसमें प्लांट सेटअप करने में ही हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। इस वजह से ये दोनों ही कॉस्ट को अफेक्ट करता है। लोकेशन डिसीजंस आर स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म एंड नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। एक बार जब हम प्लांट सेटअप करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। हम इसको कभी भी, ये पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है, एक फिक्स जगह पे लोकेट होता है। इसलिए जो भी लोकेशन हम चूज़ कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम अपने वीडियो में आगे समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमको प्लांट लोकेशन या डिसाइड करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप के प्लांट लोकेशन होते हैं। जनरली दो टाइप के होते हैं, लोकेशन और सेंट्रलाइज्ड, और डी लोकेशन और डिसेंट्रलाइज्ड। सबसे पहले लोकेशन, लोकलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ को एक जगह पर सेटअप करना, जहाँ पे ऑलरेडी सेम टाइप की कोई नए प्लांट को ऐसी जगह सेटअप करना जहाँ पे ऑलरेडी सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ वर्कआउट करें, मतलब सेम टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल फार्मा को ले सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो दवाइयाँ बना रही हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इंदौर को ले लें या फिर यहाँ मंडीदीप को ले लें, भोपाल के पास जो मंडीदीप है, यहाँ पे लुपिन है, एल्बर्ट डेविड है। ये सारी फार्मा इंडस्ट्री सेम टाइप के प्रोडक्ट बना रही है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हमको रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज एक ही जगह पे मिल जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सेम टाइप के रॉ मटेरियल को यूज़ करती हैं। लेकिन इसका जो मेजर डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है और कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नंबर ऑफ़ ज़्यादा हैं। इस वजह से इसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लोकल मार्केट में सप्लाई देते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मल्टीपल स्टेट्स में, अगर ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है प्रोडक्ट की, कंपनी की, और मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई ज़्यादा है, तो उनको कंपटीशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलिए अब अगला टाइप है अपना डीलोकलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेटअप करना। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कि ये बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर कोई एक फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है जिसको हम लोगों ने मल्टीपल लोकेशन पे सेटअप किया, जैसे एक जगह बड़ौदा में किया, एक अहमदाबाद में और एक औरंगाबाद में। इस टाइप के लोकेशन को हमने मल्टीपल लोकेशंस, प्लांट को मल्टीपल लोकेशंस पर सेट कर रखा है, तो उसको डीलोकलाइजेशन करेंगे। इसमें जो मेजर एडवांटेज इसका है कि हमको नए नए न्यू मार्केट्स मिलते हैं, न्यू कस्टमर और न्यू ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। बस इसका मेजर जो डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि इसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमको बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट रहता है। डिफ़िकल्टी से रॉ मटेरियल मिलता है, फिर दूसरे रिसोर्सेज जो रहते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है उन सबको अरेंज करने में और अपने प्लांट तक लेके आने में। चलिए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नियरनेस टू रॉ मटेरियल। मतलब हम जहाँ भी अपना प्लांट लोकेट करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, चाहे वो कोई असेंबली हो, सब असेंबली, या कोई छोटा सा पार्ट ही क्यों ना हो, वो जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल है उसके नियर बाय ही होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि अभी हमारा जो रॉ मटेरियल का हब है वो मुंबई है, जहाँ से हम मेटल शीट्स या फॉइल्स को लेकर आते हैं। अगर हमारा प्लांट वहाँ से 200, 300 या 500 या 1000 किलोमीटर दूर है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा,
है ना। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे कि हमको प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रहेगा। तो हमको वो प्लांट जहाँ लोकेशन देखना है जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नियरनेस अराउंड 50 to 100 किलोमीटर के नियर बाय हमको रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए। हमारा सेकंड फैक्टर है जो कि है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हम, जैसे अभी ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर रॉ मटेरियल ही हम मंगवाते हैं या कोई दूसरा रॉ मटेरियल या कोई स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देखना है, चाहे वो रेल हो, बाय रोड हो, बाय सी हो या बाय एयर हो, जैसे भी हो हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली मिल जाए। अगर हम लोग बाय रेल से अपना मटेरियल मंगवाते हैं तो वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है, चाहे डिस्टेंस ज़्यादा हो लेकिन फिर भी कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इजीली अवेलेबल हो। अगर हम बाय रोड मंगवा रहे तो अपने अप्रोच हो अपनी फैक्ट्री तक, जो भी प्लांट का लोकेशन है, ताकि मटेरियल एग्जैक्टली हमारी लोकेशन पे पहुंच जाए विदाउट डैमेज। चलिए अब अपना नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं जो कि है नियरनेस टू मार्केट। ये वाला फैक्टर जो होता है नियरनेस टू मार्केट, ये हमको दोनों ही या तो हमको प्रोडक्ट सेल आउट करना है, चाहे हमको रॉ मटेरियल खरीदना है, ये दोनों ही पॉइंट्स के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट से में ही हम अपना प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। तो जो भी छोटी कंपनीज है, जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं, वो जनरली बाय रीजन और बाय स्टेट ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। तो प्लांट लोकेशन वही होना चाहिए जहाँ से हमको जो मार्केट है, जहाँ अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वो नियर बाय हो, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मटेरियल ईजिली ट्रांसपोर्ट करके पहुँचा सके और कम ट्रांसपोर्ट में पहुंचा सके। और अगर हमको कोई जैसे पार्ट्स खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, या कोई स्पेयर पार्ट खरीदना है, या कोई मशीन लेनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी अपनी फैक्ट्री तक आने में काफ़ी कम लगे। तो नियरनेस टू मार्केट हो। अगला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, क्योंकि ये एक जो 5M है, मैन मशीन मटेरियल मनी इन्वेस्टमेंट, ये उनमें से एक फैक्टर होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। तो जो जहाँ भी अपना प्लांट लोकेट कर रहे हैं वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, सभी तरह के लेबर ईजिली अवेलेबल हो और विद इन अ कॉस्ट, मतलब जो भी हमारा वेजेस है उसके अंदर, जो भी हमने वेजेस फिक्स किया है उस वेजेस के अंदर ही अवेलेबल हो, तो भी हमारा कंपनी प्रॉफिटेबल होती है और प्रोडक्शन भी अच्छा मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अपना नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर, जैसे कि अभी सारी कंपनीज जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारी ऑटोमेट होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो, पावर प्लांट हो, या इसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, या टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर कोई फैब्रिकेशन इंडस्ट्री हो, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। जनरली ये सारी फैक्ट्रीज जो होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी भी वहाँ पे फ्यूल ही यूज़ किया जाता है। तो इजीली फ्यूल अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ हमारा फैक्ट्री जहाँ पर है, लोकेशन हम सेटअप करने वाले हैं, फैक्ट्री को सेटअप करने वाले हैं, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इजीली अवेलेबल हो और उसका सबस्टेशन भी नियर बाय हो, ताकि अगर कभी कोई ब्रेकडाउन होता है, शट डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस में, तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और हमारा प्रोडक्शन हर्डल इजीली चलता रहे। चलिए अब देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग और सैनिटरी के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर जैसे कई बार इंडस्ट्रीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या शुगर मिल्स हैं, इनमें वाटर का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी हमको मेंटेन रखना है। और क्लाइमेट भी फेवरेबल होना चाहिए इंडस्ट्री के। चलिए अगला देखते हैं फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर मीन्स जैसे हम बैंकिंग को देख सकते हैं, अगर जैसे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में आना है, या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग के लिए, वो भी नियर बाय हो फैक्ट्री के, ताकि एम्प्लॉयज़ इजीली वर्कआउट कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। लैंड लैंड जहाँ पे हम अपना प्लांट सेटअप करने वाले हैं उस जगह को लैंड कहेंगे। वो लैंड का शेप किस टाइप का है, रेक्टेंगल है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, या फिर स्क्वायर में है, किस टाइप का शेप है, उसी के ऊपर हमारा प्लांट लेआउट का डिसीजन डिपेंड करता है। प्लांट लेआउट पे भी फ्रेंड्स हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और मैं आई बटन पे भी उसका लिंक शेयर करूँगा। लैंड किस टाइप की है, हाँ, वो उसका रीजन किस टाइप का है, लैंड के नियर बाय कोई फ्लड एरिया तो नहीं है, कोई रिवर तो नहीं आ रहा है, इस टाइप के ये भी सारे क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमको प्लांट लोकेशन में देखना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ मतलब जैसे कोई टीयर 1 कंपनी है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, कि कोई भी XYZ ऑटोमोबाइल कंपनी है जो फाइनल प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को सेटअप कर रहा है, जो उनके रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर सके, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, कोई प्रेसिंग पार्ट्स हुआ, कोई फैब्रिकेटेड पार्ट है, या कोई फाइबर के पार्ट्स हो गए। अगर कोई हम टू व्हीलर की बात करें तो कोई जैसे कोई
कोई सीट बना रहा है या फिर कोई जो हमारा साइड स्टैंड है या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स करके दे रहा है, वो सारी इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री से ये प्रॉफिट ये होता है कि हमको सारे पार्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर नहीं करने पड़ते हैं, हम कहीं से भी आउटसोर्स करके प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और दूसरी कंपनीज़ को भी एज अ वेंडर करके काम दे सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सेव होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंकिंग्स और जो भी डेली नेसेसरी की मार्केट्स अवेलेबल हो, ग्रोसरीज अवेलेबल हो, ताकि एम्प्लॉयज़ को वर्क काम करने पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली काम कर सकें। अगला फैक्टर है हमारा डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजेबल वेस्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है शुगर इंडस्ट्रीज़ में, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा निकलता है। बाइनरी इंडस्ट्रीज़ में उन वेस्टेज का डिस्पोजल को भी मेंटेन करना होता है, या तो वो खुद ही कंपनीज़ खुद ही प्रोविज़न करें कि जो वेस्ट निकल रहा है वो खुद ही उसको रिसाइकल करके फिर किसी भी तरह का बाई प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करें या फिर खुद ही उसको कंज्यूम करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि प्लांट लोकेशन के कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम बाय कॉस्ट उसको डिसाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेक्टेड सेल्स होगी वो हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स लिए हुए हैं इंडिया के ही, उनको देखते हैं। फर्स्ट है दिल्ली, सेकेंड गाज़ियाबाद, थर्ड मेरठ। मतलब सभी में इतना 2500 2.5 लाख की कॉस्ट आ रही है। मतलब सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में सेल्स होगी वो सबकी तीनों की कॉमन आ रही है। और सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। मतलब जो हम प्रोडक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, उसके चार्जेस हैं। दिल्ली में 40,000 लगेगा, गाज़ियाबाद में 42,000 और मेरठ में 47। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के बेसिस पे अगर प्लांट का लेआउट को प्लांट लोकेशन देखते हैं तो दिल्ली इसमें बेस्ट रहेगा, सेकंड पे गाज़ियाबाद, फिर थर्ड पे मेरठ, क्योंकि इसमें कॉस्ट 47,000 आ रही है। थर्ड जो हमारा है रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल। जो हम रॉ मटेरियल जो प्रोसेस करेंगे, जो अपने कंपनी में लेकर आएंगे, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड बनाएंगे, और जो भी उसके दूसरे प्रोडक्ट्स रहेंगे, एंसिलरी प्रोडक्ट्स, अगर उनकी कॉस्ट को देखें तो वो रहेगा दिल्ली में 90,000 का है, गाज़ियाबाद में 80,000 और मेरठ में 70,000। अगर रॉ मटेरियल और उसके अदर मटेरियल के बेसिस पे देखें तो मेरठ जो है वो फर्स्ट प्रेफरेबल है, फिर सेकंड गाज़ियाबाद, फिर थर्ड पे दिल्ली आता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे महंगा मटेरियल है 90,000 का। फिर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिल्ली में 20,000 हो रहा है, गाज़ियाबाद में 25 और मेरठ में 35,000 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दिल्ली जो है वो एनसीआर, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम होगी, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे नियर बाई रहेगी, चाहे रॉ मटेरियल हो, मैन पावर भी ईजीली अवेलेबल रहेगा, रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल होंगे। तो दिल्ली में 20,000 की कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो दिल्ली यहाँ पे प्रेफरेबल हो रहा है। फिर देन गाज़ियाबाद एंड देन रेस्पेक्टिवली टू मेरठ। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा लेबर वेजेस एंड सैलरीज। जो लेबर के वेजेस हैं, जो डेली उनके वेजेस हैं, और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उसके बिहाफ पे देखें ऑन एन एवरेज 25,000 दिल्ली है, गाज़ियाबाद 30,000 और मेरठ 25,000। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो दिल्ली और मेरठ ये दोनों की सैलरीज और वेजेस जो हैं ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय ये सेम आ रहा है। तो दिल्ली और मेरठ को हम प्रेफर करेंगे, देन गाज़ियाबाद को करेंगे। फिर फ्यूल एंड पावर एक्सेट्रा, जो भी हमारा फ्यूल और पावर है उसको भी यहाँ पे देखते हैं। मंथली कंजम्पशन पे क्या रेट रहेगा, दिल्ली में 20,000 है, गाज़ियाबाद में 30 और मेरठ में 30। तो दिल्ली यहाँ पे सबसे चीप रहेगा, 20,000 है। और फिर जो अदर मिसलेनियस आइटम्स हैं उनकी बात करें तो दिल्ली में 15,000 है, गाज़ियाबाद में 15 और मेरठ में 20,000 आ रहा है। तो दिल्ली और गाज़ियाबाद को हम प्रेफर करेंगे ओवर मेरठ। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनके बिहाफ पे हमने एक एग्जांपल की तरह लिया था इनको, कि किस किस तरह से हम प्लांट के लोकेशन को इनिशिएट कर सकते हैं और अपने प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा और उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, प्लांट लोकेशन के बारे में आपने काफ़ी समझा होगा। इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्रोडक्शन, क्वालिटी और फैब्रिकेशन पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी उनका लिंक शेयर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।